हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव पार्ट 2, जिसके अंदर हम फिनिश करने वाले हैं स्टेशनरी वेव। यू गाइस नो ऑलरेडी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो प्रोग्रेसिव वेव वाला टॉपिक है वो कंप्लीट किया है एंड देन आज की क्लास में हमें स्टेशनरी वेव को फिनिश करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट स्टेशनरी वेव। तो देखिए बेटा, स्टेशनरी वेव के अंदर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंट किस तरीके से है। एज प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ट्रैवलिंग नेचर की होती है, ट्रैवल करती रहती है। बट स्टेशनरी वेव क्या होती है, स्टेशनरी पोजीशन पे रहती है। एज यू कैन टेक द एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई दो पोल्स लिए हैं और उस पर स्ट्रिंग लगा दी है। ओके, अब यहाँ पे कोई रोप लगा दी है आपने, या कोई स्ट्रिंग लगा दी है, कोई रस्सी लगा दी है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ से आप अगर स्ट्रिंग को हिला के या ठीक है रोप को हिला के कोई वेव क्रिएट करते हैं, तो ये वेव क्या होगी, ऑटोमेटिकली अपने आप में ऊपर नीचे बनती रहेगी। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक पोजीशन से कहीं दूसरे पोजीशन पे जा सकती है, ठीक है, नहीं जा सकती। तो दैट्स वाई दिस इज द स्टेशनरी वेव। अब जो दो प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज करने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, केवल एक सिंगल वेव की बात की थी। बट अगर मान लीजिए इनका इंट्रैक्शन होता है, यहाँ से भी सेकेंड वेव आती है, तो दैट इज द बेसिक कंडीशन कि यहाँ पे दो वेव्स का अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। तो जो स्टेशनरी वेव है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और स्ट्रेट लाइन के साथ ट्रैवल करती है। इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, नियर बाय बिल्कुल सेम होता है, और वेवलेंथ भी क्या होती है, सेम होती है। तो जो ये कुछ कंडीशंस है स्टेशनरी वेव के लिए, ये ऑफ कोर्स आपको आनी चाहिए। ओके, द फर्स्ट वन इज कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इनका एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ बिल्कुल सेम होता है, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड द सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो नेचर होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ओके, स्टेशनरी है और जो नेचर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, नॉट ट्रांसवर्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम आते हैं इसकी बेसिक इक्वेशन पे। तो जो इसकी बेसिक इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई t अपॉन t। तो ये इसकी बेसिक इक्वेशन है जो आपको आना चाहिए। 2 पाई बाय लैम्डा को यू कैन राइट के। अब देखो, अगर इसे आप कंपेयर करोगे प्रोग्रेसिव वेव से, तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या थी, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वहां पे माइनस का साइन आ रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और कॉस और साइन दोनों टर्म्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई t अपॉन टी। और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है, इसको वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन टी ऑल्सो। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा ऑफकोर्स हम भी क्या करेंगे, इस फॉर्मूलाज में वेरिएशन देखेंगे और इस अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि मान लीजिए इस तरीके की कोई वेव है और दूसरी इस साइड से आ रही है और इस तरीके से लूप बन रहा है। ओके, तो देखिए जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसे हम बोलते हैं नोड, और जहां पे मैक्सिमम है उसे हम बोलते हैं एंटी नोड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी इक्वेशंस में आते हैं और इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने अभी देखी कि क्या होती है, आर ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई एन टी। ओके, और यू कैन राइट साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी। अब इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि देखिए हम लोगों ने देखा कि ठीक है ये एक स्टेशनरी वेव है। ओके, ये सेकंड वेव आ रही है, इस साइड से आएगी। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि जो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोड जीरो पे, और जो ये मैक्सिमम होता है दैट इज एंटी नोड। इसी तरीके से होता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें एक पूरी वेव की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई लैम्डा। अब ये लैम्डा है तो इसका हाफ कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, और ये जो इसका 1/4 है वो क्या हो गया, लैम्डा बाई 4। तो अगर हम एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस देखें, ओके, तो देखिए ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये यहां से लेके इधर भी क्या है, नोड है, सॉरी ये एंटी नोड है। तो ये नोड और एंटी नोड के बीच का कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 4। और नोड टू नोड
और एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 4। ये देखिए अगेन आई एम यहाँ पे इसको मैं बना रही हूँ वेव को, तो देखिए नोड यहाँ पे मिल रहा है आपको, एंड देन ये सेकंड आई, इसके बाद नोड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ये हाफ पार्ट देखो, हमेशा कैलकुलेशन करने के टाइम ये ध्यान रखो कि जो वेव का ये वाला पार्ट होता है दैट इज लैम्डा बाय 4, ये भी कितना हुआ, लैम्डा बाय 4। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 4, ठीक है, आगे गए फिर भी कितना आया, लैम्डा बाय 4, ये कितना हुआ, लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 कितना हुआ, लैम्डा बाय 2। ओके, तो नोड टू नोड और एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 2, और नोड टू एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाय 4। ओके, अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे ऑफकोर्स ये इक्वेशंस को आपको यूज भी करना है, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि कुछ लॉज होते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के। अगर हम यहाँ पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L रूट टी बाई एम। ओके, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हमें इसे न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत यूज आता है। इन लॉज को यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर लेंथ को आपने हाफ कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, एम आई राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस यही बता रखा है ताकि आपसे न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। और अगर लॉ ऑफ टेंशन देखें तो वी नो 1/2L रूट टी बाई एम फॉर्मूला होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ओके, अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ टेंशन। ओके, तो इन द सेम वे n1 एंड n2 को लिख सकते हैं रूट t1 बाई 2। इन द सेम वे लॉ ऑफ डेंसिटी है, तो देखो यहाँ पे जो m होता है, जो m होता है इसको हम डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, बेटा ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके अंदर जो ये फॉर्मूला लेंगे ना हम फ्रीक्वेंसी का बार बार 1/2L अंडर रूट में t बाई एम, तो दिस इज नॉट ओनली मास, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। प्लीज कीप इन माइंड, ये जो m है ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है। बेसिकली ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो अगर आपको लेंथ भी गिवन है और मास भी गिवन है, तो अगर आपने केवल मास की वैल्यू पुटअप करी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग। आपको क्या पुटअप करना है, मास पर यूनिट लेंथ। मास को आप लेंथ से डिवाइड करोगे तभी यहाँ पे आप m की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डेंसिटी के अंदर अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n is inversely proportional to m, तो that will be inversely proportional to density also। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है। अब साथ में मैं आपको 3 फॉर्मूलाज और बोल रही हूँ जो आप अभी हाथों की हाथ याद कर लीजिएगा ताकि आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं। ओके, एक तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा। एन इज फ्रीक्वेंसी, जो एक फॉर्मूला ये तो हमने ऑफकोर्स प्रोग्रेसिव वेव में भी यूज किया था। एक हम वेलोसिटी का फॉर्मूला और यूज करेंगे, ओमेगा अपॉन के। व्हाट इज द फॉर्मूला, ओमेगा अपॉन के। ओके, के की जगह हम लोग पुटअप कर सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो एक फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको वेलोसिटी का याद होना चाहिए, एक तो एन लैम्डा एंड द सेकंड वन ओमेगा बाय के। ओके, एंड इसी के बाद अगर आपको मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वेव लेंथ देखनी है, तो दैट विल बी 2L, दैट विल बी 2L। और लूप के अंदर करनी है ना, कि किसी लूप के अंदर तो हम क्या करते हैं, P का डिवाइड कर देते हैं। किसका डिवाइड कर देते हैं, P का डिवाइड कर देते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि जितने नंबर ऑफ लूप होंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो अभी मैंने टोटल आपको यहाँ पे जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं उसे एक्सप्लेन किया था, फिर से देख लीजिए, v इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड द सेकंड वन इज v इक्वल टू एन लैम्डा। इन द सेम वे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में 2L होगा, और अगर लूप के अंदर है तो 2L बाई पी होगा। ओके, अब इसी के बाद स्ट्रिंग्स पे आते हैं, तो वी नो कि वेव वेलोसिटी क्या होती है, वहां पे रूट टी बाई एम होती है। फंडामेंटल लोड के लिए, मोड के लिए आपको सॉल्व करना है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, तो क्या होगा 1/2L रूट टी बाई एम। अब देखो द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रही हूँ, अब हम इसी को आगे 3-4 और स्टेप सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2LR अंडर रूट में T अपॉन पाई रो। अब देखो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, L को मल्टीप्लाई किया एंड देन उसे डेंसिटी की फॉर्म में चेंज किया, वो भी हम कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैसे भी यू कैन फाइंड इट कि जो ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, द फर्स्ट स्टेप ये चीज याद होना चाहिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑल्सो।
क्योंकि इनके क्या रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो वंस अगेन आई एम सेइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड के लिए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, और यू कैन राइट 1/2LR अंडर रूट टी बाई पाई रो। ओके, एंड पी ओवरटोन के लिए मतलब जितनी नंबर ऑफ ओवरटोन है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P+1/2L अंडर रूट टी बाई एम और P+1N। ओके, इसको हम आगे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कई बार डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए आता है और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के लिए भी। तो देखो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, K√T। ये यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि बेसिकली हमें पता है फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। ओके, अंडर रूट में टेंशन, बट इसको हम इक्वेट करने के लिए के से मल्टीप्लाई भी करते हैं। के क्या होता है 2π/λ। और बीट फ्रिक्वेंसी का एक और फॉर्मूला है 1/2 ΔT/T मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये बीट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस होता है N1 - N2 एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उससे हमने रिलेशन निकाला है 1/2 ΔT/T मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बीट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उनको डिस्कस किया। प्लीज़ मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार ये जो इक्वेशंस हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आई थिंक सो आपने लिख भी ली होगी इक्वेशंस अभी तक साथ साथ में। एंड जब आपकी इक्वेशंस अच्छे से हो जाए देन वी कैन स्टार्ट अ न्यूमेरिकल। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट। एंड द नेक्स्ट वन, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो देखिए मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी मैकेनिकल वेव्स होती है, ये हमने ऑलरेडी जो ये प्रोग्रेसिव वेव है उसमें डिस्कस भी किया था। जो मैकेनिकल वेव होती है उन्हें हमेशा क्या है, इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेशन के लिए। इलास्टिसिटी होनी चाहिए तभी तो वेव पीरियोडिक बनेगी। एम आई राइट? तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव हमेशा कैसी होती हैं, इलास्टिक नेचर में होती है। द सेकंड क्वेश्चन इज इफ स्टेशनरी वेव आर बीइंग जनरेटेड। अगर हम स्टेशनरी वेव को जनरेट कर रहे हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो कैसे होंगे, द पार्टिकल ऑफ मीडियम then remains stationary, do not execute oscillatory motion and execute simple harmonic motion, and at some places amplitude is maximum। C option is totally right, क्योंकि जो स्टेशनरी वेव जनरेट होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, बट वो क्या करती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एग्जीक्यूट करती हैं, और कुछ प्लेसेस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और कुछ प्लेसेस पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, जीरो होता है। ओके, now the stationary wave are produced when two waves of equal frequency superimpose while traveling in opposite direction। of course ये हम already discuss कर चुके हैं and the A option is totally right। जब भी कोई दो waves होती हैं जिनकी equal frequency होती है, एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं, बट द ओनली कंडीशन इसकी वो ट्रैवल कहाँ से कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ तो सेम डायरेक्शन है, गलत हो गया। ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो एज यू कैन सी यहाँ पे पाई है, ये तो बिल्कुल ही प्लस है, रॉन्ग है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, क्योंकि जो स्टेशनरी वेव होती है वो मल्टीप्लीकेशन में होती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल टू a साइन 2π/λ vt cos 2π x अपॉन लैम्डा। जो हमने बेसिक इक्वेशन डिस्कस करी थी वो कुछ इस तरीके से थी, 2a cos 2π x अपॉन लैम्डा साइन 2π एंड t। ठीक है, या फिर कैपिटल टी लिख सकते थे इसे किसी भी तरीके से। तो ये हमने इक्वेशन डिस्कस करी थी। अब देखते हैं इस इक्वेशन में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा तभी इस तरीके की वैल्यू आई है। तो टी एंड देन यहाँ पे हो गया स्मॉल टी, दिस इज द कैपिटल टी। डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंप्लीट कैपिटल टी इज फॉर फुल साइकिल एंड द स्मॉल टी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वी नो वेरी वेल कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, लैम्डा अपॉन वी। ओके, तो यहाँ पे हम ये टाइम पीरियड की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये हमने वैल्यू पुटअप करी टी की, तो ये हमें मिल गई
लैम्डा एंड वी एंड टी। तो नाउ यू कैन से अब हमारी इक्वेशन एज इट इज आ गई, वेलोसिटी की फॉर्म में आ गई, लैम्डा की फॉर्म में आ गई। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज टोटली राइट। द स्टेशनरी वेव y equal to 2a sin kx cos omega t in a closed organ pipe is the result of the superposition of y equal to a sin omega t minus kx and n। ओके तो देखो स्टेशनरी वेव है, ओके और हमें स्टेशनरी वेव की ये वैल्यू मिल रही है, तो दैट इज फॉर श्योर कि जो दोनों की दोनों वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो जो सेकंड वाली वेव होगी उसमें ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, और ऑफकोर्स यहाँ पे जो साइन है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो नाउ यू कैन से बी ऑप्शन इज राइट, y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two traveling waves y1 equal to a sin k x plus ct and y2 equal to a sin k x minus ct are superimposed on a string. The distance between adjacent node. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है। ओके डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा होती है, और वो भी कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड। तो देखो ये चीज ध्यान रखना है कि केवल डिस्टेंस पूरे के लिए नहीं कैलकुलेट करना, एडजेसेंट नोड के लिए कैलकुलेट करना है। तो मतलब नोड से नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है। ओके तो देखो अगर ये पूरी वेव लैम्डा है तो यहाँ पे नोड से लेके नोड के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाय 2, क्योंकि पूरी लैम्डा है तो इसका हाफ कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। तो हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, लैम्डा बाय 2 चाहिए, बट उसके लिए सबसे पहले हमें लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन से यहाँ पे k क्या है, k इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बाय 2 कितना हो गया, ये देखो लैम्डा ऊपर गया 2 नीचे गया, तो हमें कितना मिला, पाई बाई के। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। एक्चुअली ऑप्शंस देखते तो आपको समझ आ जाता कि ठीक है k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ पे या तो c की फॉर्म में है, पॉसिबल ही नहीं है c अपॉन 2 पाई की फॉर्म में, ठीक है k की फॉर्म में है, और k और लैम्डा का तो यही रिलेशन होता है ना, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो वहां से यू कैन फाइंड द रिलेशन। अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करो वैसे ही उसके आंसर पे भी नजर मार लो कि आंसर क्या है, जिससे क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आर फॉर्म्ड इन अ मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेशनरी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नाइबरिंग एंटी नोड। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसके बीच में, नोड के बीच में और उसके पास वाली एंटी नोड के बीच में। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, v इक्वल टू एन लैम्डा हुआ। ओके हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें लैम्डा ही निकालना है, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया v बाई एन। तो 1200 बाई 300 लैम्डा कितना मिला, 4 मीटर मिला। बट देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पूरी वेवलेंथ तो कैलकुलेट करनी नहीं है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेबरिंग एंटी नोड इज। तो वी नो वेरी वेल कि एक नोड और जो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये नोड हुआ, दिस इज द एंटी नोड, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4, जो मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 मीटर, 4 बाय 4 1 मीटर। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इक्वल टू 6 साइन पाई x बाई 6 कॉस 8 पाई t रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स। तो हमें मतलब नोड टू नोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और नोड टू नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2, ठीक है। नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4, एंड नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा बाय 2। ओके तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपनी बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई t अपॉन t। ये हमने बेसिक इक्वेशन लिखी और हमें केवल वेवलेंथ ही चाहिए। ओके तो नाउ यू कैन सी हम क्या करते हैं, दोनों x के कंपोनेंट को लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का कंपोनेंट है पाई बाय 6
और यहाँ पे x का कंपोनेंट है 2π/λ। तो जब भी आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको ऐसे ही करना है, केवल x के जो कंपोनेंट है उसी को कंपेयर करना है। इन द सेम वे अगर आपको टाइम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करना है ना, तो ये जो स्मॉल t है आप इसके कंपोनेंट को कंपेयर करो। कंपैरिजन से क्या होता है, कभी छोटी मोटी मिस्टेक भी नहीं होती है। ओके, तो नाउ यू कैन से यहाँ पे 2π/λ किसके इक्वल हो गया, π/6 के इक्वल हो गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 6 2 12। तो जो लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिली, 12 मिली। बट ड्यू टू हमें λ/2 कैलकुलेट करना है, तो λ/2 कितना हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्टेशनरी वेव है वो कभी भी एनर्जी कैरी नहीं करती है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सबकी सब क्या करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज y equal to a sin π/2 8t minus x upon 8. If x and y are in centimeter, then the velocity of wave is. तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें देखना है डेटा क्या क्या गिवन है। तो देखो हमने एज इट इज अपनी इक्वेशन लिखी, ठीक है। यहाँ पे जो π/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, एंड देन हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नाउ वी कैन से a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, यही इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ओके। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ओके, तो ये हमने लिखी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो नाउ वी कैन से कि ये इक्वेशन जो है स्टेशनरी वेव की नहीं है, बट ऑफ कोर्स इक्वेशन तो यही बन रही है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू पुटअप करी 8π/2, के की वैल्यू पुटअप करी π/16। आगे आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 64 वैल्यू। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल कर रही है आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो दैट मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती। तो दैट मीन्स 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y equal to a sin 100t cos 0.01x where x, y and a are in millimeter and t in second. The velocity of the wave is. तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो डेटा मिलीमीटर में है उसको हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बट उससे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो y इक्वल टू a sin 100t cos 0.01x हमें गिवन है। हमने बेसिक इक्वेशन में लिखा 2a sin 2π अपॉन t cos 2π अपॉन लैम्डा x। आप एन की भी फॉर्म में लिख सकते थे, यहाँ पे टी की फॉर्म में लिख लिया, ओके। अब देखो यहाँ से यू कैन से सबसे पहले हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो 2π/t, ये जो है 2π/t है, ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे 2π अपॉन लैम्डा, ये जो 2π अपॉन लैम्डा है ये किसके इक्वल हो गया, 0.01x के इक्वल हो गया। तो इधर से वेवलेंथ हो जाएगी, इधर से टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा, हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो 2π अपॉन t हमें कितना मिला, 100 मिला। तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, यहाँ से 2π अपॉन 100। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 100 अपॉन 2π। देखिए स्टेप बाय स्टेप, 2π/t को सॉल्व किया, t हो गया 2π/100 और फ्रीक्वेंसी हो गई 100/2π। अब वेवलेंथ पे आते हैं। तो नाउ यू कैन सी जो 2π अपॉन लैम्डा है दैट इज कितना है, 0.01। तो जो लैम्डा की वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 2π/0.01। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें सॉल्व क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एन लैम्डा। तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, दैट इज 100 अपॉन 2π। इन द सेम वे वेवलेंथ क्या है, 2π अपॉन 0.01। इसीलिए मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू कि ये क्या होती है, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है, ओके। तो ये 2π से 2π कैंसिल आउट हुआ, 100 अपॉन 0.01 मिलीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 100 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 आया, तो बेसिकली 40, यहाँ पे 3 -3 कैंसिल आउट हुआ, हमें कितना मिला, ओनली 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। हमने एक 2 मीटर की लेंथ की स्ट्रिंग ली, उसे दोनों साइड पे फिक्स कर दिया। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4th नॉर्मल मोड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम जो लैम्डा सॉल्व कर रहे थे, अभी तक किस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको लैम्डा गिवन था कि अगर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना था एंटी नोड और नोड के बीच में, तो आपने λ/4 ले लिया।
दो नोड्स के बीच में या दो एंटी नोड के बीच में लैम्डा कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। बट अभी क्या गिवन है, हमें लूप गिवन है, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फोर्थ नॉर्मल मोड, ठीक है, इन फोर्थ नॉर्मल मोड। तो देखो मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको क्या लेना है 2L। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है 2L, और अगर आपको लूप गिवन है तो फॉर्मूला होता है 2L/P। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वैसे जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो 2L होती है, बट अगर आपको लूप के साथ सॉल्व करना है, लूप के अंदर सॉल्व करना है, तो ये क्या होती है 2L/P होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला 2L/P। तो देखो यहाँ पे वी नो हमें जो L है कितना गिवन है, 2 मीटर गिवन है, हमने भी एज इट इज वेवलेंथ का यही फॉर्मूला यूज किया 2L/P, क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फोर्थ नॉर्मल मोड, ओके, हमें ये फोर्थ नॉर्मल मोड में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो उस केस के अंदर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 2L/P। L की वैल्यू हमने पुटअप करी 2, P की वैल्यू हमने पुटअप करी 4। तो यहाँ पे हमें लैम्डा कितना मिला 1 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड P की वैल्यू पुटअप करी 4, 4/4 1 मीटर, ओके। एंड वेव किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, तो v का फॉर्मूला क्या होगा एन लैम्डा, ओके। लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें 1 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 हर्ट्ज, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हुज इक्वेशन इज, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, and where x and y are in meters and t is in second, okay, if the linear density of the string is 1.3 into 10 to power minus 4 kg, then the tension in the string। तो देखो टेंशन का जैसे ही फॉर्मूला आएगा तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मुझे केवल एक ही चीज यूज करनी है, v इक्वल टू √T/, ये मुझे यूज करना ही पड़ेगा, ओके। एंड इसी के साथ में अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, और देखो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, तो दैट मीन्स तो सेट की जो m की वैल्यू है वो 1.3 इंटू 10 टू पावर -4 ही होगी। अगर केवल यहाँ पे आपको मास गिवन होता तो आपको मास पर यूनिट लेंथ सॉल्व करना होता, बट ये लीनियर डेंसिटी है तो दैट मीन्स ये kg पर मीटर है, एज यू कैन चेक विद द यूनिट ऑल्सो। ये मास पर यूनिट लेंथ है, अगर डेटा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाते हैं तो यूनिट देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है मास पर यूनिट लेंथ, केवल केजी नहीं है, केजी पर मीटर है। तो डायरेक्टली यू कैन से कि एम की वैल्यू तो गिवन है 1.3 इंटू 10 टू पावर -4, बट अब मुझे यहाँ पे टेंशन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करती हूँ तो टी का फॉर्मूला ये हो जाएगा यहाँ से v²m, यही होगा फॉर्मूला। तो मेरे पास मास की वैल्यू है, बट मुझे v सॉल्व करना है, क्या करना है, वेलोसिटी को सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी को हम किससे सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा बाय के से। अब ओमेगा और के की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे किससे कंपेयर करना पड़ेगा, अपनी बेसिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। तो देखो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी बेसिक इक्वेशन लिखी सबसे पहले a sin kx प्लस ओमेगा टी, ओके, एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 0 पॉइंट, ये जो अपनी बेसिक इक्वेशन है जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की दे रखी थी, 0.021 sin x प्लस 30t। नाउ यू कैन से कि जो ये इक्वेशन है ऑफकोर्स ये प्रोग्रेसिव वेव की है, बट ऑफकोर्स क्वेश्चन में गिवन है तो वी हैव टू सॉल्व इट। तो ये हो गया के एक्स प्लस ओमेगा टी एक्स प्लस 30t। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो x के कंपोनेंट को, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, ओके। तो k की 1, ओमेगा की 30, और हमें यही चाहिए था वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब वेलोसिटी अगर हम ओमेगा बाय के से सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। के की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू 30 है, वेलोसिटी मिली 30 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है 1.3 इंटू 10 टू पावर -4। अब हम अपना क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करी, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900 हुआ। मास की वैल्यू क्या पुटअप करी 1.3 इंटू 10 टू पावर -4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू कैन गेट योर आंसर। तो इस टाइप से इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखें यहाँ पे नॉर्मली दो फार्मूलाज का हमने यूज किया है, एक तो t इक्वल टू v²m जो इस फार्मूले से आया, एंड द सेकंड इज v इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो ऑफकोर्स आपको भी जब न्यूमेरिकल देखते हो तो फॉर्मूलाज को किस तरीके से यूज करना है, ऑफकोर्स यू मस्ट नो अबाउट दैट। एंड ये कैसे आएगा, तो ये केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। किसी भी 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल की, एक जैसे न्यूमेरिकल्स की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। एंड आई होप सो आप भी यहाँ पे मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड इज
8 मीटर लॉन्ग। ऑफ कोर्स जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन पे कि हमने स्ट्रिंग फिक्स की है दोनों साइड में, उसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर है एंड हैज अ मास ऑफ 0.120 kg। तो यहाँ पे केवल मास गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है, केजी पर मीटर नहीं है, केवल मास है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन 96 न्यूटन। टेंशन है कितना 96 न्यूटन है। और क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव आर। तो देखो दैट इज द वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द वेव लेंथ। मैंने अभी बार बार रिपीट किया कि अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2L। ओके, अब यहाँ पे 2 पुटअप किया, लेंथ कितनी है 8 मीटर है, तो ये क्या हो गया 16 मीटर। तो देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला इज दैट 1/2L √T/m। तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप करी 2 इंटू एल की 8 मीटर, टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेंशन कितना है 96 न्यूटन, और यहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल ये क्या है लीनियर मास डेंसिटी है। हम क्या लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ओके, तो आप स्मॉल एम और कैपिटल एम से डिनोट करो, बट द बेसिक कंसेप्ट इज सेम, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आपकी कोई कॉपी नहीं चेक कर रहा है, आपको फटाफट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ लेना है, मास नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे केवल मास गिवन था बट हमारे पास लेंथ भी है, तो हम क्या करते हैं 96 एंड मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो मास की है 0.120 एंड लेंथ है डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड हो रहा है। या तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, या फिर कई बार क्या होता है सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इस एल को अंदर लेके गए, तो ये एल स्क्वायर हो गया और ये हो गया m/l, तो ये एक एल से एल कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो बस एक वो सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया था, बट आई विल सजेस्ट कि ठीक है बेसिक मेथड पे जाओ। तो बेसिक मेथड से क्या होता है, कभी मिस्टेक नहीं होती है। कई बार क्या होता है हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, तो आई विल सजेस्ट दिस मेथड इज टोटली राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी are generated in two steel wire A and B. The diameter of A is twice of B, okay, and the tension of A is half that of B. The ratio of velocities in A and B. तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें ना, तो हमें रिलेशन किस में गिवन है, रिलेशन किस में गिवन है, वेलोसिटी में और टेंशन में, एज यू कैन सी। ठीक है, वेलोसिटी में और टेंशन में, वेलोसिटी टेंशन और डायमीटर में, 3 पैरामीटर्स में। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इसने बोला है कि सेम है, इसने क्या बोला है कि जो ए का डायमीटर है, ए का डायमीटर है वो बी की कंपैरेटिवली ट्वाइस है, और जो टेंशन है वो ए के अंदर हाफ है देन इन बी। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो बेसिकली 3 है, वेलोसिटी, टेंशन एंड डायमीटर। अब सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें इनका रिलेशन निकालना होगा, तो वेलोसिटी का टेंशन के साथ हमें केवल एक फॉर्मूला पता है, दैट इज √T/m। मास को आई कैन राइट πr², तो इसको व्हाट आई कैन राइट, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/r। अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो इतना जरूरत ही नहीं है करने की, बिकॉज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि बेटा ये कुछ कंसेप्ट है, आपको याद रखना है कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, ओके, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, n is directly proportional to m and directly proportional to density also। तो यहाँ पे as you can see कि of course यहाँ पे ये relation होना चाहिए and that is inversely proportional to the radius also। ठीक है, तो in the same way यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि मास को क्या लिख सकते हैं, πr² रख सकते हैं if it is inversely proportional to m। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, तो ऑफ कोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस की भी होगी। ओके, और डायमीटर और रेडियस ऑफ कोर्स बोथ आर द सेम, डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे वैसे ही आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आर लेके चलते हैं। तो हमने अपना बेसिक फॉर्मूला लिया v = √T/r, क्योंकि हमें इन तीनों के बीच में ही रिलेशन चाहिए था, तो हमने फॉर्मूला भी इस अकॉर्डिंगली लिया। बाकी कंपोनेंट लेके कोई मीनिंग ही नहीं है, वो आगे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो देखो VA क्या हुआ, सबसे पहले A के लिए लिखते हैं √T1/r1। अब जो B है उसके लिए लिखते हैं हम, तो देखो इसमें क्लियरली गिवन है कि जो यहाँ पे डायमीटर है A का वो ट्वाइस है कंपैरेटिवली B का, तो इसका डायमीटर ट्वाइस है, तो B वाले का डायमीटर है या फिर रेडियस है हाफ हो गया, तो हमने इसको कर दिया r1/2। ओके,
एंड इसके बाद ये बोला है कि टेंशन इन द ए इज हाफ देन इन बी, तो टेंशन ए की हाफ है। अब देखो अगर इसकी टेंशन हाफ है तो इसका मतलब ये T1 है, तो ये डबल हो जाएगा, तब ये इसका हाफ हो जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 2T1। और ऑफकोर्स ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, ये एज आई टोल्ड यू कि 30% मार्क्स कवर करते ही करते हैं। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को ये ऐसे नेग्लेक्ट मत करना। कोई भी चैप्टर है, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए, तो यू नो वेरी वेल उसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल है। ओके, तो केवल अगर आपको फॉर्मूला आना है तो केवल डिवाइड करना है, ओके, एंड जिससे यू कैन गेट योर आंसर। तो अब देखो हमने इसको डिवाइड किया VA बाय VB को, यहाँ पे हुआ √T1 बाय R1, यहाँ पे हुआ R1 बाय 2, ऑफकोर्स ऊपर आ गया ना ये √2T1 आया एंड डिवाइडेड बाय R1 बाय 2। ओके, तो इस तरीके से VA एंड डिवाइडेड बाय VB दोनों की वैल्यू पुटअप करी एंड इससे हमें मिल गया VA बाय VB। तो देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हुआ, R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया नीचे, तो 1/2 √2 ये हमें वैल्यू मिली। तो दैट मीन्स B ऑप्शन इज राइट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आई विल सजेस्ट, बाकी क्वेश्चंस आपसे अपने आप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है। अ स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, ओके, एमिटिंग द फंडामेंटल नोट गिव 5 बीट्स पर सेकेंड। तो देखो बीट्स का मतलब क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये n-n2 या n1-n2 कितना है, 5 बीट्स है with tuning form. But when tension is increased to 121 Newton, again 5 beats are heard. Okay, the frequency of the focus. तो देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के एक दिमाग लगाना है, छोटा थोड़ा सा, मतलब एक हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, क्योंकि देखो एक तो दे रखा है कि आप कितनी भी टेंशन इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, वो एक तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगी। आप टेंशन बढ़ा रहे हो तो बस क्या हो रहा है वहां पे, टेंशन के साथ साथ अदर डेटा कैन इंक्रीज बट बीट्स इज सेम, ये गिवन है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो भी सेम है। तो देखो हमने दोनों के केस में लिखा n-n1 इक्वल टू 5, ये फर्स्ट केस हो गया, एंड सेकंड केस में n-n2 इक्वल टू 5। बेसिकली टू फ्रिक्वेंसीज डिफरेंस आर कॉल्ड बीट्स। ओके, तो n1 - n2 होना चाहिए, बट जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है, फंडामेंटल है, उसको n ले लिया। एंड फर्स्ट केस के अंदर जब टेंशन 100 न्यूटन है, उसके अंदर हमने फ्रिक्वेंसी को n1 से एज्यूम कर लिया, तो n-n1 इक्वल टू 5। ओके, एंड द सेकंड केस में n-n2 इक्वल टू 5, क्योंकि फंडामेंटल विल सेम, केवल n1 और n2 चेंज हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पे बेसिक इक्वेशन मिली, जो हमें क्वेश्चन रीड करके ऑटोमेटिकली समझ आया कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑफ कोर्स इसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन है नहीं, यहाँ क्या गिवन है, टेंशन गिवन है। और फ्रीक्वेंसी और टेंशन का क्या रिलेशन होता है, n इक्वल टू के √t। क्या रिलेशन होता है, n इक्वल टू के √t। ऑफकोर्स ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये थोड़ा लेंथी था, बट अगर मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी से भी टेंशन कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। जो वन लाइनर न्यूमेरिकल आती है उसमें ऑफकोर्स ये आता है n इक्वल टू के √t, क्योंकि एज इट इज मैंने यहाँ पे इस टाइप का न्यूमेरिकल ले लिया था, तो इस टाइप के वन लाइनर न्यूमेरिकल नहीं लिए, क्योंकि मीनिंग नहीं है एक जैसे न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा करके, बहुत ईजी सा है, केवल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद करना है, n इक्वल टू के √t। ओके, तो अब यहाँ पे k पुटअप किया, यहाँ पे n1 के केस में टेंशन कितना है, यहाँ पे 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन पुटअप किया। सेकंड केस के अंदर टेंशन कितना है, 121 न्यूटन है, तो 121 पुटअप किया, k √t 121 आ गया। आगे हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट केस इक्वेशन मिली n-10 के इक्वल टू 5। एज यू कैन सी 100 के अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। फ्रॉम द सेकंड n-11 के अंडर रूट 121 को सॉल्व करोगे तो आपको 11 मिलेगा, तो n-11 के इक्वल टू 5। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को अगर आप यहाँ प्लस करो या माइनस करोगे तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 10। k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ से 10 मिल गई। ओके, दोनों इक्वेशन से दोनों को प्लस कर लोगे, k की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोकस, तो हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं n-10 के इक्वल टू 5। यहाँ पे k की वैल्यू पुटअप करते हैं 10, तो देखो k की वैल्यू हो गई 10, तो ये हो गया 100, एंड यहाँ से मिला n-100 इक्वल टू 5। ओके, एंड ये 100 माइनस में है, इधर गया तो कितना हो गया 105। तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल गई,
105, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ सोनोमीटर वायर with a suspended mass of m equal to 1 kg, is it in resonance with the given tuning fork? Okay, कोई सोनोमीटर वायर है, उसे हमने सस्पेंस किया है किसी मास के साथ में, जिसका मास कितना है 1 kg है. ओके, द एपरेटस इज टेकन टू द मून. अब हम क्या करके लेके गए, उसी एपरेटस को मून पे लेके गए. ओके, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 देन ऑन द अर्थ टू ऑब्टेन द रेजोनेंस ऑन द मून द वैल्यू ऑफ एम. तो देखो, एक सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे एक सिंपल से फंडे का यूज करना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ. सबसे पहले हम अपना बेसिक फॉर्मूला लेंगे, एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाई एम. ओके, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई टेंशन का रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं, एम जी पुटअप करते हैं. तो यहाँ पे हमने टेंशन की वैल्यू पुटअप कर दी एम जी अपॉन एम. ये एम और ये एम दोनों डिफरेंस है, ये प्रॉपर मास है और ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो जैसे अर्थ के केस में दो केसेस के अंदर लिखना है, एक अर्थ के लिए एक मून के लिए. तो अर्थ के लिए फॉर्मूला हो गया 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, और टी को हमने लिखा कैपिटल एम जी. दैट इज ओनली मास, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. और अगर हम मून के केस में लेके चलते हैं तो मून के केस में फॉर्मूला तो सेम रहेगा. ठीक है, 1/2L अंडर रूट टी बाई एम. ओके, बट एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे टी का फॉर्मूला तो आपने एम जी पुटअप कर दोगे, कैपिटल एम जी. बट मून में क्या होता है, ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो यहाँ पे हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे हम लोग जो फोर्स लग रहा है उसको एम जी पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम जी बाई 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे जी की जगह क्या आ जाएगा, जी बाय 6 हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे अर्थ पे जी है तो मून पे क्या हो जाएगा, जी बाय 6. तो हमने यहाँ पे जी बाय 6 पुटअप कर दिया. अब द क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना है, रेजोनेंस के केस में एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. रेजोनेंस के केस में क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी, और हम क्या करेंगे, उसे इक्वेट कर देंगे. ठीक है, एन इक्वल टू एन डैश कर देंगे. तो देखो होगा क्या, यहाँ तो आप मास की वैल्यू 1 पुटअप कर दोगे, तो इधर से मिला 1/2L रूट जी बाई एम. इसको किसके इक्वल कर देंगे, 1/2L एम जी बाई 6m. ओके, इस तरीके से करेंगे. तो एज यू कैन सी सारा डेटा तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट जी, ये भी अंडर रूट जी से जी कैंसिल आउट होगा. हमें क्या मिलेगा, केवल अंडर रूट एम बाई 6, और जिससे m की वैल्यू क्या मिल गई, 6 kg. आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली भी देखे पता चल रहा है, और इक्वेशन सॉल्व करोगे तब भी आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 kg मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नोड इज दैट पॉइंट इन लॉन्गिट्यूड स्टेशनरी वेव वेयर प्रेशर. तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना है आपको, जो प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये क्या होता है, नोड्स पे मैक्सिमम होता है, नोड्स पे मैक्सिमम होता है, तभी वहां पे 0 एम्पलीट्यूड मिला है. और एंटी नोड जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहां पे जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एमसीक्यूज में रिपीट होते हैं. तो यहाँ पे हमें किस पे पूछा है, नोड पे पूछा है. तो नोड पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, और एंटी नोड पे प्रेशर डिफरेंस होता तो क्या होता, मिनिमम होता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर. तो देखो, स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज अ एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव, और स्टेशनरी वेव वी नो वेरी वेल, ये क्या होती है, यहाँ पे स्टेशनरी होती है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी पोलराइज. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट. ओके, consider a wire of length L, density rho and Young modulus Y. If L is the elongation in wire, the frequency of the wire is. तो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने केवल फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2L रूट टी बाई एम. ओके, अब इसको हमने डेंसिटी की फॉर्म में ऐसे चेंज करके मास को चेंज किया तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, रो एल अपॉन एल. यहाँ पे क्या है, लेंथ है, मतलब कंप्लीट लेंथ है. इनमें अगर डिफरेंस देखोगे तो ये सही है, 1/L वाला तो गलत है, 1/2L आएगा. अंडर रूट वाई एल यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन रो एल. जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर है उसके अंदर इसका डेरिवेशन भी है, एंड ऑफ कोर्स वहां पे हम इसका डेरिवेशन करेंगे भी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड विद इन टू रिजिड एंड्स. इट इज वाइब्रेटेड इन अ मोड ऑफ फर्स्ट ओवरटोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एट द मिडिल ऑफ अ स्ट्रिंग. तो देखो, एक स्ट्रिंग है, हमने उसे दो रिजिड एंड पे स्ट्रेच किया, तो और ये क्या कर रही है, केवल फर्स्ट मोड पे वाइब्रेट हो रही है. तो देखो, एक तो ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी.
एंड देन इसके बाद आई एक ओवरटोन। तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, इसमें लूप भी बना देते हैं साथ साथ में। तो ये जो लूप बन रहा है इस तरीके से मिल रहा है, ये फर्स्ट हुई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड जो सेकंड है ये हुआ ओवरटोन। तो ये ओवरटोन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि एक फंडामेंटल फर्स्ट नंबर की एंड इसके ऊपर ओवरटोन, तो ये फर्स्ट ओवरटोन। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एट द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग के मिडिल में देखें तो क्या आ रहा है, नोड आ रहा है, और नोड क्या होता है, जीरो होता है, तो दैट मीन्स ये आया बी। टू कॉपर वायर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जिसमें गिवन है कि जो R1 है ग्रेटर देन R2 है, आर सब्जेक्टेड टू द सेम टेंशन एंड आर प्लग ट्रांसवर्स वेव वेल। तो देखो यहाँ पे भी नो वेरी वेल कि जो यहाँ पे कोई भी थिन वायर होता है उसमें जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फास्ट ट्रैवल करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि जो R1 है ग्रेटर देन R2 है, ओके, और R1 की रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली R2 की, तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो भी किसमें ट्रैवल करेंगी, फास्ट, जो थिन वायर है उसमें फास्ट ट्रैवल करेगी, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय। स्टेशनरी वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, सुपरपोजिशन से प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टेन इंस्टेंट अ स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव is found to have maximum kinetic energy. The appearance of string at the instant is, तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि वो बेस के जितना पास रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा पास होगी। मतलब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ पर इन दोनों की कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये बेस से पास में है। और अगर यहाँ पे वो बिल्कुल बेस में ही रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड से कंपेयर किया है A/3, A/2, A, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एज यू कैन से यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और इसकी और ज्यादा होगी क्योंकि ये बेस के पास में है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन स्टेशनरी वेव एंटी नोड्स आर द पॉइंट वेयर देयर इज अ, तो देखो अभी तक हमने यहाँ पे प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, तो देखो एंटी नोड्स क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि बेस से जहां पे ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो मतलब जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। द फर्स्ट इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम प्रेशर चेंजेस। तो देखो ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो एंटी नोड है वहां पे प्रेशर चेंज मिनिमम होता है, जबकि नोड्स में क्या होता है, प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। नोड के केस में प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा, एंटी नोड के केस में प्रेशर चेंज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम है, यहाँ से यहाँ देख रहे हो एंटी नोड के केस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो होगा क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम प्रेशर चेंज, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 nodes and 2 antinodes is formed between two atoms having a distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of the string wave is, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो वेवलेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये गिवन है कि आपको वेव उस तरीके से बनानी है जिसमें 3 नोड्स हो और 2 एंटी नोड्स हो, और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो हम भी स्टार्ट करते हैं वेव बनाना। देखो हमने एक वेव बनाई और उसमें देखा कितने नोड्स हैं, फर्स्ट 1 नोड, सेकंड 1 नोड एंड थर्ड 1 नोड, और अगर नोड के बारे में डिस्कस करें तो 2 एंटी नोड है। कुछ इसी तरीके से तो हमारी कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड हो गई कि 3 नोड है और 2 एंटी नोड है। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूरा गिवन है, ये पूरी वेवफॉर्म है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.21 एंगस्ट्रॉम है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस वेव की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 1.21 हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि पूरी वेव की लेंथ है, जस्ट एग्जांपल क्वेश्चन डिफरेंट होता और यहाँ पे होता 6 नोड है और 4 एंटी नोड है, तो यहाँ पे ये 2 वेव लेंथ चलती। और इसमें क्या गिवन है कि एक वेवलेंथ की डिस्टेंस यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस चल रही है दैट इज 1.21। ओके, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी हो जाती, वेवलेंथ तो एक वेव के बीच का डिस्टेंस होता है, तो आप 1.21 से डिवाइड कर देते, क्योंकि पूरी 1.1 है, 1.21 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 1.21/2। ओके, कुछ इस तरीके से होता, बट अभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 3 नोड और 2 एंटी नोड था, तो ऑफकोर्स हमारी जो पूरी डिस्टेंस मिली कितनी मिली, 1.21 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टाइड टू रिजिड सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर,
मैक्सिमम लेंथ, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग को जिसको हमने टू रिजिड सपोर्ट के बीच में टाई किया है उसकी लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर। ओके और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, ऑलवेज भी 2L। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लैम्डा इक्वल टू 2L हो जाएगा, 2 इंटू 40 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज is sent along a string towards a fixed end. Okay, when this wave travel back after reflection, a node is formed at a distance of 10 centimeter from the fixed end of the string. The speed of the incident wave is, तो देखो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है, 100 हर्ट्ज है। ओके हमने उसे अलोंग द स्ट्रिंग सेंड किया, एक साइड पे फिक्स किया। ओके अब जब ये वेव दोबारा रिफ्लेक्ट होके आती है, ओके तो वहां पे क्या होता है, नोड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, ये गई एंड देन दोबारा रिफ्लेक्ट होके आई, तो यहाँ पे हमें ऑफकोर्स नोड मिलेगा। ओके एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो बेसिकली जो लेंथ है वो कितनी मिली हमें, 10 सेंटीमीटर मिली फ्रॉम अ फिक्स एंड टू द स्ट्रिंग। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा, जो एन है कितना है 100 है, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2L, तो दैट मीन्स 0.20 मीटर। ओके ये सेंटीमीटर में है, तो वेवलेंथ के लिए सबसे पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 20 सेंटीमीटर आया, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का डिवाइड किया, जिससे ये किस में सॉल्व हो जाए, मीटर में आ जाए। तो यहाँ से ये आया 0.20 मीटर। ओके एंड देन आगे सॉल्व करते हैं, 0.20 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिला 20, तो ऑप्शन मिल 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ 0.3 मीटर वायर वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड एट फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। तो नाउ यू कैन से यहाँ पे लेंथ गिवन है वायर की कितनी है 0.3 मीटर है, एंड इसी के साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी गिवन है 480 हर्ट्ज, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एल, एंड एल की वैल्यू कितनी है 0.3, तो कितना आया 0.6। हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट अप करते हैं 0.6, हमें आंसर मिलेगा 288 मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ स्टेशनरी वेव इज इंसिडेंट ऑन अ रिजिड बॉल देन द डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड फर्स्ट एंटीनोड इज। तो देखो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। इसने बोला कि स्टेशनरी वेव है वो कोई रिजिड बॉल पे इंसिडेंट होती है, तो देखो इस तरीके से स्टेशनरी वेव कोई रिजिड बॉल पे इंसिडेंट हुई, तो डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड फर्स्ट एंटीनोड। तो देखो जब कोई चीज वॉल पे इंसिडेंट होती है तो हमें वहां पे क्या मिलता है, नोड मिलता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब वो कितना हुआ लैम्डा बाई 4। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लैम्डा बाई 4 कैलकुलेट करना है। ओके कुछ इस तरीके से। अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, और गिवन क्या क्या है आपको, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इससे केवल एक ही फॉर्मूला बनता है, v इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा क्या हो गया v बाई एन। वेलोसिटी गिवन है 36 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 72 हर्ट्ज, आप कैंसिल आउट करोगे आपको क्या मिलेगा 1/2, बट हमें लैम्डा बाई 4 चाहिए, तो हमने क्या किया 1/2 पुटअप किया एंड 1/4 से डिवाइड किया। ओके लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, हमें क्या मिला 1/8, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स फॉर्म्ड ऑन अ सोनोमीटर वायर वाइब्रेटिंग इन सेकंड ओवरटोन आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए इसका। तो देखो हमेशा जब भी ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो कि सबसे पहले आपको लूप बनाना है, इस लूप में फर्स्ट तो ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके एंड इसके बाद ओवरटोन आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन एंड दैट इज द सेकंड ओवरटोन। तो कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बना, अगर हमें सेकंड ओवरटोन चाहिए। अब इस सेकंड ओवरटोन में कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स हैं वो हमें काउंट करने हैं। तो सबसे पहले नोट्स देखने हैं कितने, द फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट एंड फोर्थ नोट, तो मतलब 4 तो हमें नोड मिल रहे हैं, और एंटी नोट कितने मिल रहे हैं 1 2 3 एंड 3 मिले हमें इसके अंदर एंटी नोट, तो 4 नोट एंड 3 एंटी नोट, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L अंडर टेंशन वाइब्रेट्स इन सेकंड ओवरटोन। अगेन क्वेश्चन इज सेम, हमें सेकंड ओवरटोन पे ड्रॉ करना है जिसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी है L है। अब आगे पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। अब जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ऑफ कोर्स वो एंटी नोड पे मैक्सिमम होगा।
तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपको केवल 3 ही लूप मिलेंगे, आपको 6 लूप भी मिल सकते हैं। तो कैसे इसको डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले आपको ये पता है 1 2 3 3 लूप्स है, तो L/3 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 पूरा, ठीक है। यहाँ पे L/3 है, यहाँ पे 2L/3 है, यहाँ पे 3L/3 है, इतना गैप आया, ओके। और इन वेरी सिंपल वे अब हमें केवल एंटी नोड्स चाहिए, तो हम L/3 का भी आधा कर देंगे, तो कितना हुआ L/6, कितना हुआ L/6, ठीक है। अब L/3 को ऐड करते जाओ, तो ये हुआ L/6, और या फिर डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली लिख लो, ये हो गया L/6, ये हो गया 2L/6, ये हो गया 3L/6, ये हो गया 4L/6, ये हो गया 5L/6, ये हो गया 7L/6। आया समझ में किस तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले 3 लूप थे, तो L/3 L/3 में हो गए, तो ये यहाँ तक L/3 है, तो इसका भी हाफ क्या हो गया, L/6 हो गया, तो L/6 से स्टार्ट कर दो, L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6, ओके। इस तरीके से तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगा। तो ये हो गया L/6, इसके बाद मिला हमें 3L/6 में, तो ये हो गया 3L/6, एंड ये हो गया 5L/6। 3L/6 को आई कैन राइट कैंसिल आउट करती हूँ, 3 2 6, तो ये हो गया L/2, तो हो गया L/6 L/2 5L/6, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ यूनिफॉर्म रोप और लेंथ L एंड मास M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to free end of the rope. तो देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपने एक यूनिफॉर्म रोप ली जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड मास M1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। तो यहाँ पे जहां से आपने हैंग किया है, ये जो रिजिड सपोर्ट है, एक तो मास M1 इसमें है, और एक ब्लॉक ऑफ मास M2 अटैच कर रहे हैं फ्री एंड ऑफ द रोप। तो जहां पे मतलब रोप खत्म हो रही है, वहां पे हमने एक और मास अटैच किया, दैट इज M2, ओके। A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope, okay. The wavelength of the pulse when it reaches at the top of the rope is lambda 2। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है λ2/λ1 का। तो देखो ऑफकोर्स आप कोई ना कोई मास टाई करोगे तो उसकी लेंथ पे अफेक्ट आएगा। तो हमें फर्स्ट केस पे जब हमने ये मास नहीं टाई किया था, उस केस में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और जिस केस में हमने यहाँ पे मास को टाई कर दिया है, उस केस में हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें λ2/λ1 का रेशियो चाहिए। अब आई नो वेरी वेल जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1 के। अभी मैंने T1 और T2 कैसे लिया, यहाँ पे मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे वेवलेंथ को टेंशन से कंपेयर करना है। तो देखो एक मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जहाँ पे मास आ जाए, ठीक है, वहां पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पे टेंशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंशन से क्या क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, और जो टेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ओके। तो नाउ यू कैन सी कि जो T1 है, जो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे ये हुआ T1, और ये हुआ T1, ये हुआ T2। तो जो T1 है उसमें कौन सा टेंशन लग रहा है, कौन सा टेंशन लग रहा है, यहाँ पे M2 का टेंशन लग रहा है इस वाले का, और जो T2 है उसमें दोनों का लग रहा है, दोनों का लग रहा है। तो ये हो गया T2 के अंदर M1 प्लस M2, तो दैट मीन्स M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2, अंडर रूट में आएगा क्योंकि ये अंडर रूट में होता है, तो दैट मीन्स M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M2। तो ये हुआ हमारा सॉरी नॉट बी, डी ऑप्शन इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A string on a musical instrument is 50 centimeter long at its fundamental frequency is 270 Hz. If the desired frequency is 1000 Hz is to be produced, the required length of the string is। देखो जो ये कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है, फ्रीक्वेंसी को लेंथ से। तो देखो डायरेक्टली गिवन है जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ओके, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लेंथ 50 सेंटीमीटर है तब तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 270 हर्ट्ज मिली। और ये बोला है कि अगर 50 सेंटीमीटर पे 270 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें किस लेंथ पे मिलेगी, दैट इज अवर बेसिक क्वेश्चन। अब फ्रीक्वेंसी में और लेंथ पे क्या रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है 1/2L √T/N, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, ओके। तो N1 हो गया 1/L1, N2 हो गया 1/L2।
हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, L2 चाहिए, तो हम पहले डिवाइड करते हैं। तो देखो N2 बाई N1 क्या होगा, N2 बाई N1 L1 बाई L2, क्योंकि 1/L1 और 1/L2 है तो इनवर्स में चला जाएगा, डायरेक्टली यू कैन राइट। ओके, तो L2 की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ से, L1 मल्टीप्लाई बाई N1 एंड ये N2 नीचे आ गया। तो L1 की पुटअप करी, इसे हम यहाँ पे N1 एज्यूम करते हैं, इसे F1 एज्यूम करते हैं, और ये L1 एज्यूम किया, लेंथ है, फ्रीक्वेंसी हुई N1, यहाँ पे ये हुआ फ्रीक्वेंसी N2, और हमें ये L2 कैलकुलेट करना है। तो 50 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 1000। नाउ इफ अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, 13.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 मीटर लेंथ एंड हैज अ मास ऑफ 0.035 kg। ओके, एक स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है 7 मीटर एंड इसी के साथ इसका मास गिवन है 0.035। ओके, इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60.5, द स्पीड ऑफ द वेव। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, √T/m। बट आपको क्या लेना है यहाँ पे फॉर्मूले पे, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन है, केवल मास गिवन है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप किया है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख देती हूँ मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन कितना है 60.5, मास कितना है 0.035, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है 7। तो बहुत सिंपल था, इसको केवल कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मास को ले लेते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि मास पर यूनिट लेंथ को कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज y इक्वल टू 0.06 साइन 2π/3x एंड cos 120 πt। ओके, ये हमने एज इट इज इक्वेशन लिखी। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, अब देखो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रिंग की टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो हमें देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, T/m होता है, T क्या हो गया, v²m हो गया। मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है, बट हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसे बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये हुआ a साइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, kx cos 2π/t, और यू कैन राइट T/t, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बस हमें तो v कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने पैरामीटर्स चाहिए। तो एज यू कैन सी यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से k की वैल्यू क्या मिली, 2π/3। एंड इन द सेम वे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, cos ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2πn क्या होता है, 2πn ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई, 120π। तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई, आपको k की वैल्यू भी मिल गई, और यहाँ पे आपको टेंशन का फॉर्मूला क्या है, v²m। v की जगह वी कैन पुट ω/k, ये हो गया ω/k का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m। तो यहाँ पे t का फॉर्मूला हुआ v²/m। हमने इस इक्वेशन के थ्रू ओमेगा को कैलकुलेट किया, हमने k को कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको यहाँ पे पुटअप किया, तो t v²m है, इसका भी स्क्वायर हो गया। एंड मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 2 × 10⁻⁻²। वैल्यूज पुटअप करी, आगे सॉल्व करोगे पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2 से इसको सॉल्व करोगे तो 2 6 जा 12 60 हो गया, 60 3 जा 180, स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 180, 2 10⁻²। आपको इसे सॉल्व करना है, आपको मिलेगा 648 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज इज इन यूनिसन विद वायर ऑफ सोनोमीटर इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस 2 बीट्स आर हर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस गिवन है, कितना गिवन है, n1 माइनस n2 इक्वल टू 2, देन द रेशियो ऑफ न्यू लेंथ एंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो देखो हमें चाहिए लेंथ, और लेंथ से हमें किसका, लेंथ किससे कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें फ्रीक्वेंसी का ही रिलेशन दे रखा है। ओके, तो देखो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं n1/n2 को L2/L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, n1L1 इक्वल टू n2L2। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज गिवन है, ये तो हमने ले लिया n1L1, बट अगर हम यहाँ पे n2 को कैलकुलेट करें, n2 को कैलकुलेट करें तो ये गिवन है n1 माइनस n2 इक्वल टू 2, तो n2 क्या हो गया,
N1 माइनस टू, तो N2 की जगह हमने पुटअप कर दिया N1 माइनस टू। यही तो रीजन होता है यहाँ पे बीट्स देने का। तो N1 माइनस टू पुटअप कर दिया, इधर पुटअप किया N2। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है, तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 250 हर्ट्ज। ओके, उस केस में हुआ लेंथ L1 एंड 250 में से हमने 2 माइनस किया तो कितना हुआ 250, 248 L2। हमें रेशियो चाहिए न्यू लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो जो न्यू लेंथ है उसको L2 कंसीडर किया है और जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको L1 कंसीडर किया है। तो L2 बाई L1 कितना हो गया 250 बाई 248। 2 से कैंसिल आउट करोगे आपको क्या मिलेगा 125 बाई 124। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसॉन विद ट्यूनिंग फॉर when its length increases by 4% it's give 8 beat per second. Okay, the frequency of the fork is, तो देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी की तरह सिमिलर था। अब सबसे पहले जो एजम्पशंस है ऑफकोर्स आपको वो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए केवल देखो रिलेशन वही है लेंथ और फ्रीक्वेंसी का। अगर N1 देखो N1 और माइनस N2 कितना गिवन है 8 गिवन है। अगर आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को N1 ले रहे हो तो N2 की वैल्यू क्या हो गई N1 माइनस 8। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि ये तो हमने फ्रीक्वेंसी को समझा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी N1 ले ली एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई N1 माइनस 8 हो गई, क्योंकि बीट्स गिवन है कितनी है 8 बीट पर सेकेंड। अब आते हैं लेंथ पे। तो इसने ये बोला है कि जब आप लेंथ L1 लेके चलते हो, जब आपने कोई लेंथ L ली, ओके, तब तो फ्रीक्वेंसी आपके पास N1 है। ओके, अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्या हुआ लेंथ को इंक्रीज किया, हम क्या कर रहे हैं 4% लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो बीट्स मिल रही है वो कितनी मिल रही है 8 बीट्स मिल रही है 8। तो मतलब N2 माइनस N1 कितना मिल रहा है 8। तो मान लीजिए कि आपने जो लेंथ है उसको N लिया है, अगर आप इसे लेंथ को 4% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 1.04 है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे जो अगर आपने लेंथ है, ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसका 4% इंक्रीज करोगे तो L का 4% कितना हुआ 1.04 लेंथ, ठीक है, 1.04 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया। अब अगेन सेम जिस तरीके से फॉर्मूला लिया उसी तरीके से इसको भी लेते हैं। N1 L1 इक्वल टू N2 L2। N1 पुटअप किया, L1 की जगह L पुटअप किया, N2 की जगह हमने पुटअप करेंगे N1 माइनस 8 एंड यहाँ पे N2 की जगह हमने N1 माइनस 8 पुटअप किया। L2 की जगह हम क्या पुटअप करेंगे 1.04 है एंड देन आगे हमें केवल कैलकुलेशन करनी है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे L से L कैंसिल आउट हुआ, N1 कितना मिला 1.04 N1 माइनस 1.04 ओके, आगे इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ से N1 है, इसको इधर लेके जाओगे, N1 वाली टर्म को इधर भेजोगे। ओके, तो यहाँ पे 1.04 N1 माइनस N1 कितना हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 N1। ओके, एंड इसी के साथ में यहाँ पे ये क्या है 1.048, ये इधर आया तो 8.32 मिला। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है जिससे आपको N1 की वैल्यू मिल जाती है 8.32, 0.04 डिवाइड करोगे 208। और N2 और N1 में क्या डिफरेंस है, N2 इक्वल टू N1 माइनस 8 है। तो ऑफकोर्स सेकेंड फ्रिक्वेंसी कम है, तो ये अगर 208 है, इसमें 8 माइनस करोगे तो कितनी मिल जाएगी 200 हर्ट्ज। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू आइडेंटिकल वायर्स हैव द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज when kept under same tension. If the tension in the wire is increased by 2, the number of beats produced by. तो देखो as I already told you कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, डेल एन इक्वल टू हाफ डेल टी बाई टी एन। ये इस तरीके से आया कुछ, देखो डेल एन बाई एन 1/2 डेल टी बाई टी, ये रिलेशन होता है। ओके, तो इसी रिलेशन को डायरेक्टली लिखा है 1/2। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि जो टेंशन को कितना इंक्रीज किया है 2% इंक्रीज किया है तो 2/100 हो गया। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 400 हर्ट्ज गिवन है एंड आगे आपको इसको केवल सॉल्व करना है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करनी है और वो भी फ्रीक्वेंसी और टेंशन के थ्रू, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टेंशन को इंक्रीज किया है, तो आग बंद करके आपको ये फॉर्मूले को यूज करना है। तो देखो ये बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए सॉल्व जो केवल स्टेशनरी वेव के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था स्टेशनरी वेव का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। अब हमको क्या बनाने हैं, इसके अंदर लूप बनाने हैं। अब लूप के लिए केवल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड देन आपको मुझे आंसर देना है। यहाँ पे 3 लूप बने हैं, तो मतलब यहाँ पे कितने ओवरटोन आएंगे, इसके अंदर 2 ओवरटोन आएंगे, क्योंकि फर्स्ट तो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
ओके, ये हुआ फर्स्ट ओवरटोन, ये हुआ सेकंड ओवरटोन। ओके, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जो हमने प्रीवियसली भी किया था। अब द सेकंड इज कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमने स्टेशनरी वेव देखा कैसे बनी, अब हम देखेंगे उनका सुपर इम्पोजिशन किस तरीके से होता है। तो देखो यहाँ पे हम पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक केस लेते हैं कि जब आपका पाइप एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। तो ये हुआ पाइप एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, और दूसरे केस में पाइप दोनों साइड से ओपन होता है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो ओपन पाइप होता है, जो ओपन वाला साइड होता है, वहां पे हमेशा एंटी नोड्स आते हैं। तो मतलब इस साइड आपको हमेशा एंटी नोड मिलेंगे। ओके, और जहां से पाइप बंद हो रहा है, जहां से पाइप बंद है, क्लोज है, वहां पे हमेशा आपको नोड मिलता है। ओके, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। इन द सेम वे यहाँ पे एज इस देखोगे कि जहां पे पाइप दोनों साइड से ओपन है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल एंटी नोड मिलेगा दोनों साइड से। द सेकेंड थिंग इज कि अगर जहां से पाइप एक साइड से क्लोज होता है, यहाँ पे पाइप क्या है, क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे पाइप क्या है, दोनों साइड से ओपन है। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जहां से ओपन है वहां पे एंटी नोड, जहां से क्लोज है वहां पे नोड। ओके, वहां पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1। इन द सेम वे अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करें ना बेटा, तो देखो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मिलती है, इस रेशियो में मिलती है 1 3 5 7। मतलब जो केवल ऑड हार्मोनिक्स है, ऑड फ्रीक्वेंसी है, आपको वही मिलती है। जबकि अगर आपका पाइप दोनों साइड से ओपन है तो आपको कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी मिलेगी 1 2 3 4। अब अगर मैंने आपको बोला, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपके पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, और आपको कैलकुलेट करनी है सेकंड ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है सेकंड ओवरटोन के लिए। तो दोनों केस में करते हैं, क्लोज पाइप के लिए भी, ओपन पाइप के लिए भी। तो देखो सबसे पहले सेकंड ओवरटोन आया था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हुई, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन। तो मेरे पास आएगा सेकंड ओवरटोन 5n। तो सेकंड ओवरटोन अगर आपका पाइप एक साइड से क्लोज है तो मैं 5n से कैलकुलेट करूंगी और 5 में इस 50 हर्ट्ज का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे कितना मिला, 25 हर्ट्ज। इन द सेम वे मान लीजिए ये ओपन पाइप है, ओपन पाइप के लिए मैं सेकंड ओवरटोन के लिए कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पे सेकंड ओवरटोन के लिए कैलकुलेट करती हूँ। तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 3n का, तो ये हुआ 150 हर्ट्ज। तो ये डिफरेंस आता है अगर आपका पाइप दोनों साइड से ओपन है और अगर आपका पाइप दोनों साइड से, एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। ओके, अब इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल मोड के अंदर देखिए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, तो यहाँ पे आपको लैम्डा मिलेगा 4 है। ओके, किसके लिए, अगर आपका पाइप एक साइड से क्लोज है, और अगर आपका पाइप दोनों साइड से ओपन है, ठीक है, तो आपको वेवलेंथ मिलेगी 2l। तो दैट इज द फर्स्ट, क्योंकि कई बार आपने एज इट इज अभी क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, वेवलेंथ को सॉल्व किया है। ओके, वेवलेंथ को सॉल्व किया है कि नहीं किया है, 2l से किया था। बट अगर आपका पाइप एक साइड से क्लोज है तो आपकी वेवलेंथ हो जाएगी 4l, और अगर आपका पाइप दोनों साइड से ओपन है तो वहां पे आपकी वेवलेंथ 2l रहेगी। द सेकेंड इज फॉर फ्रीक्वेंसी, बार बार कैलकुलेट करने को आती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V/4l, किस केस में, जब आप क्या कर रहे हो, आपका पाइप एक साइड से क्लोज है। और अगर एंड करेक्शन देखोगे तो एंड करेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि देखो होता क्या है बेटा एंड करेक्शन के अंदर, कि मान लीजिए आपका पाइप एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो हम जो ये लेंथ कंसीडर करते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत लेंथ जो होती है वेव की आगे पीछे रह जाती है। तो जो ये एंड करेक्शन है, तो जो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, कि जो ये लेंथ है यहाँ पे एज इट इज हमने एज्यूम किया वेव की लेंथ यहाँ तक चलेगी, बट वो केवल यहाँ तक चली या फिर थोड़ा सा आगे चली, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड करेक्शन के लिए लेते हैं L=+E। ओके, और यहाँ पे इस केस में क्या होता है, दोनों साइड से ओपन होता है, तो हो गया L+2E। तो मतलब एक साइड की E है और दूसरे सेकंड साइड की सेकंड 2E है, तो क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। यहाँ पे अगर देखो लिया L+E है, ठीक है, बट यहाँ पे E की वैल्यू 0.3 ली है, यहाँ पे 0.60 है। तो आई विल सजेस्ट, आपकी बुक में L+2E है, तो हम भी यहाँ पे L+E और इधर L+2E लेते हैं, E की वैल्यू लेंगे 0.3 की। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V=1/4l, और जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, V/2l।
तो सबसे पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। नॉर्मली कई बार गिवन होता है कि जो आपको एरर है एंड करेक्शन है उसे नेग्लेक्ट करना है, बट अगर नेग्लेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे एल प्लस ई हो गया, यहाँ पे एल प्लस 2e ले लो, और अगर 2e नहीं लिया है तो e की वैल्यू 0.6d ले लो। इसके बाद आते हैं हम p ओवरटोन के लिए। p ओवरटोन के लिए वेवलेंथ हो जाती है 2l अपॉन 2p प्लस है, ओके। एंड यहाँ पे वेवलेंथ होती है ओपन के लिए 2l अपॉन p प्लस, ओके। यहाँ पे 2p आता है, यहाँ पे केवल p आता है। फ्रिक्वेंसी इन द सेम वे हो जाती है। यहाँ देखो p अपॉन v अपॉन 4l तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस 1 से, ओके। एंड देन यहाँ पे हो जाएगी p प्लस 1 v बाई 2l। क्वेश्चन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इज 100 हर्ट्ज। हमें कोई पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज, एंड द अदर टू फ्रीक्वेंसीज आर 300 हर्ट्ज एंड 500 हर्ट्ज। और जो सेकंड टू फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, 300 और 500 हर्ट्ज है। तो वी कैन डायरेक्टली सी कि ये क्या है, यहाँ पे सारी हमें ऑड हार्मोनिक्स मिल रही है। कौन सी हार्मोनिक्स मिल रही है, ऑड हार्मोनिक्स। और ऑड हार्मोनिक्स हमें किस केस में मिलती है, जब हमारा पाइप एक साइड से क्लोज होता है, ओके। तो नाउ द क्वेश्चन इज की पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स, नो, ये एक साइड से क्लोज पाइप के लिए है। पाइप इज क्लोज एट बोथ द एंड्स, नो, मीन्स एक साइड से पाइप क्लोज है और एक साइड से पाइप ओपन है, वहां पे हमें कौन सी हार्मोनिक्स मिलती है, ऑड हार्मोनिक्स मिलती है, ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पाइप क्लोज एट वन हैंड हैज लेंथ 83 सेंटीमीटर। तो कोई पाइप है एक साइड से क्लोज है, उसकी लेंथ कितनी है, 83 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम whose frequency lie below 1000 हर्ट्ज आर। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर फंडामेंटल को फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, और इसी के साथ में ये बताना है कि यहाँ पे कितने और फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है जो 1000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। तो वी नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका पाइप एक साइड से क्लोज है। जब हमारा पाइप एक साइड से क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 4l। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप करी 332 मीटर पर सेकेंड, लेंथ है 83 सेंटीमीटर, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 83 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप करी, हमें फ्रीक्वेंसी मिली 100 हर्ट्ज। ड्यू टू कि हमारा जो पाइप है यहाँ पे एज यू कैन से एक साइड से क्लोज है, तो हमें जो ऑसिलेशंस इस तरीके से मिलेंगे, ऑड 1 3 5 7 9। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 100, तो सेकंड वन इज 300, देन 500, देन 700, देन 900, देन 1100। तो अगर हम इस 1100 को देखें तो ये 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली गिवन है कि वो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिली, 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पाइप हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड इट्स सेकंड ओवरटोन इज 500 हर्ट्ज। तो देखो इसमें ये बता रखा है, हमें अभी तक ये नहीं गिवन है कि पाइप ओपन है या क्लोज है। इसमें ये बताया है कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, और ये हुई हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद इसमें ये गिवन है कि जो सेकंड ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, ये सेकंड ओवरटोन हुआ, तो ये है 500। तो नाउ यू कैन से कि ये ऑड मल्टीपल नहीं है, ऑड मल्टीपल ही है, तो दैट मीन्स ये 300 हो जाएगा, ठीक है। 1 3n एंड 5n, तो ये 1 3 5 के रेशियो में है, ओके। तो दैट मीन्स ये पाइप ऐसा है जो एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो क्लोज एट वन एंड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप हैव द सेम लेंथ, ओके। एक ओपन पाइप है एक साइड से और एक पाइप क्लोज है, दोनों साइड से ओपन है, ये वाला ओपन है और ये केवल एक साइड से ओपन है और एक साइड से ये क्लोज है, कुछ इस तरीके से, ओके। द रेशियो ऑफ पी मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर इन टू पाइप, ओके। तो हमें यहाँ पे दोनों की एक तरीके से फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है ओपन और क्लोज पाइप के केस में। तो जैसे ये ओपन पाइप के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को एनओ से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे एक साइड से जो क्लोज है उसे एनसी से डिनोट कर दिया। अब हमें पी मोड के लिए, बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स हमने पी मोड का फॉर्मूला याद किया था, एंड वो याद करना भी बहुत जरूरी है, हमें रेशियो निकालना है एन नॉट बाय एन सी का, डायरेक्टली गिवन है, पी मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है।
तो अगर आपका पाइप दोनों साइड से ओपन है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/2L P+1। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी याद है, ओपन पाइप के लिए V/2L होती है और क्लोज पाइप के लिए V/4L होती है। ओके, बट क्लोज पाइप के लिए हम साथ में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2P+1 का, और ओपन पाइप के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, P+1 का। तो एज इट इज हम यहाँ पे सबसे पहले N0 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं V/2L P+1, NC की वैल्यू पुटअप कर देते हैं V 2P+1 डिवाइडेड बाय 4 है, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे V से V कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, इधर आया 2 2 4 2P+1 और नीचे बचा 2P+1। ओके, आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 2P+2, नीचे 2P+1। बट अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को कंसीडर करोगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच कर रहा है। यहाँ से वी कैन से 2P/2P-1 है, ये कुछ थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो इसके लिए हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, अब यहाँ पे क्योंकि +2 है, ठीक है, हमारा जो आंसर आया है, बट यहाँ पे कहीं +2 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों की दोनों -2 कर देते हैं। ऊपर भी -2 किया, नीचे भी -2 किया, तो ये -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, 2P बचा एंड -2+1 -1, तो ये क्या हो गया 2P-1। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। तो कई बार हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से भी दिमाग चलाना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन an air column closed at one end and open at the other, resonant with tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter। okay, तो यहाँ पे जो smallest length है वो 50 centimeter given है। the next larger length of the column resonating with the same tuning fork। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नेक्स्ट जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर फ्रीक्वेंसी N1, 3N1 एंड 5N1 केस में मिलेगी जब आपका पाइप एक साइड से क्लोज है, तो लेंथ भी इसी तरीके से मिलेगी, L1 3L1 5L1। आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, बट हमें तो केवल नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 150, तो जो नेक्स्ट लेंथ है वो कितनी मिलेगी 150। ओके, अगर सेकंड ओवरटोन के लिए पूछा जाता तो 250 हो जाता, बट ये फर्स्ट के लिए तो 150। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लेंथ ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 1.5 मीटर and velocity of sound is 3 meter per second and the frequency of second note। तो देखो सेकंड नोट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो ये हो गया 1 3 5, मतलब जो भी सेकंड नोट के लिए फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे पहले आपने फर्स्ट नोट के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की तो ये हो गया V/4L, और ऑफकोर्स इसके बाद ये जो हमें कैलकुलेट करना है सेकंड नोट के लिए उसमें हमें 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3V/4L। ओके, 3 वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 330 मीटर पर सेकंड, 4 लेंथ कितनी है 1.5। आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज 50 हर्ट्ज। एक क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और आपको सेकंड ओवरटोन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसी तरीके से मिलती है, एक साइड से क्लोज है 1 3 5, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज द सेकंड ओवरटोन। तो हम जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू 3 और इधर हो गया 50 इंटू 5। तो कितनी मिली यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है सेकंड ओवरटोन के लिए, तो दैट मीन्स 250 हर्ट्ज। ओके, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। The next question is speed of sound in air is 340 meter per second. The length of the air column is 34 centimeter. The frequency of the fifth overtone of pipe closed at one end. तो हमें एक साइड से पाइप क्लोज है, वहाँ पे फिफ्थ ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखो फिफ्थ ओवरटोन में सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, आगे 13 15 कुछ भी चल सकता है, मतलब ऑड हार्मोनिक्स चलेगी। फिफ्थ ओवरटोन कैसे आएगा, दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज द सेकंड ओवरटोन, दिस इज द थर्ड ओवरटोन, दिस इज द फोर्थ ओवरटोन एंड दिस इज द फिफ्थ ओवरटोन। मतलब फिफ्थ ओवरटोन के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, V/4L। बिकॉज ऑफ ये 11th ओवरटोन है तो हमने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमें वेलोसिटी गिवन है 3 मोटीमीटर पर सेकंड, लेंथ गिवन है 34 सेंटीमीटर, इसे हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे केवल कैलकुलेशन पार्ट है, एज यू कैन सी ये 10⁻⁻2 ऊपर गया तो ये 100 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ 10 मिलेगा आपको, तो 11,000 डिवाइडेड बाय 4 2750 इज द आंसर। एज यू कैन सी द क्वेश्चन इज वेरी इजी काइंड ऑफ, बस केवल आपको ओवरटोन को कैलकुलेट करना आना चाहिए।
the fundamental frequency in a closed pipe, fundamental frequency of a closed pipe if the first overtone in unison with the tuning cock is 480 hertz. तो देखो इसने क्या बोला हुआ है कि जो फर्स्ट ओवरटेन, अब थोड़ा अपोजिट दिया हुआ है, पहले हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी थी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम ओवरटोन को कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे अब ओवरटोन दिया है और इससे हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज एन, देन हमें जो फर्स्ट ओवरटोन है वो कब मिलेगा, 3n पे मिलेगा। 3n हमें कितना गिवन है, 480 हर्ट्ज, तो n कितना हो जाएगा 480/3, तो कितना हुआ 160 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नोट, तो हमें सेकेंड नोट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो वो कितना हो जाएगा, सेकेंड नोट की फ्रीक्वेंसी हमें 3 से कैलकुलेट करना होगा ना, क्योंकि सेकेंड नोट है, तो ये इस तरीके से n 3n, तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, क्योंकि हमें ओवरटोन कैलकुलेट नहीं करना है, केवल सेकेंड नोट करना है। तो हम जो हमारा जो फॉर्मूला है V/4L, उसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फंडामेंटल बोर्ड the time required for the sound wave to reach up to the close end of a pipe filled with air is 0.01 second, हमें टाइम गिवन है। the frequency of vibration of air column is, अब हमें टाइम के थ्रू फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने के चांसेस है, तो देखो बहुत सिंपल है, n = V/4L है। अब हमें यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ना लेंथ गिवन है, ना वेलोसिटी गिवन है, द फॉर्मूला इज V/4L, बट ना तो हमारे पास वेलोसिटी है ना हमारे पास लेंथ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एन लेंथ चल रही है एंड टी इज टाइम, तो v की जगह हमने पुटअप किया L/T, L से L कैंसिल आउट हो गया एंड क्या मिला हमें 1/40, तो 1/40 एंड टाइम वैल्यू पुटअप करी 0.01 सेकेंड एंड इन दिस वे यू कैन गेट योर आंसर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला था V/4L एंड इसे हमने किसकी रेस्पेक्ट में चेंज किया, टाइम की रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 16 बीट्स इन 20 सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 2 क्लोज ऑर्गन पाइप है, मतलब एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। तो यहाँ पे हमने 2 पाइप लिए, एक फर्स्ट पाइप और एक ये सेकेंड पाइप, ठीक है। एक पाइप की लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर और सेकेंड पाइप की लेंथ गिवन है 101 सेंटीमीटर एंड इसके बाद ये बोला है कि ये क्या करते हैं, 16 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं 20 सेकंड के अंदर। तो बेसिकली देखो बीट्स क्या होता है, बीट होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस n1 माइनस n2, बट ये 1 सेकंड के लिए होता है। जो हम बीट कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वो हम 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बट क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि 16 बीट है बट वो 20 सेकंड में है। तो देखो 20 सेकंड में 16 बीट है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना बीट हो जाएगा, 16/20। अब आप 16/20 को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिला, 4/5। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हेन ईच पाइप इज साउंडेड इन इट्स फंडामेंटल मोड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑफ कोर्स देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, V/4L। हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी निकालनी है कितनी है, इसका फॉर्मूला हुआ V/4L1, इसका फॉर्मूला हुआ V/4L2। हमें दोनों की लेंथ गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस गिवन है, तो वैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम अपना फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं, n = V/4L। अब देखो हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ हमें डिफरेंस गिवन है, तो हम इस तरीके से यूज करेंगे n1 माइनस n2 = V/4, कॉमन लिया 1/L1 माइनस 1/L2, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे डिफरेंस ही गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस गिवन है, तो हम लेंथ का भी डिफरेंस ले लेते हैं, बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया। जो यहाँ पे ट्रिकी था वो था बीट्स के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है डायरेक्ट बीट्स नहीं गिवन होती, टाइम के साथ गिवन होती है, तो आपको वो 1 सेकंड के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है कितना है, 4/5, B/4, 1/L1 is 100, 1/100 and 1/L2 is 1/101। ये हो गया हमारा फॉर्मूला यहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी, नाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्चुअली, बिकॉज ऑफ अगर इंडिविजुअल का केस होता ना, इंडिविजुअल के केस में तो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है।
गिवन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस गिवन है तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया, ओके। अब इसी तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एज यू कैन सी v/4 है, ये 4 ऊपर गया तो 16/5 हुआ। इधर जाएंगे एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 10100। हमें v कैलकुलेट करना है तो v इधर की इधर रखेंगे, 16 को इधर लेके जाएंगे, 10100 को इधर लेके गए एंड नीचे आया 5। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जितनी भी ये लेंथ थी ये थी सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई किया, आगे कैलकुलेशन करी एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एयर इज ब्लोन एट द माउथ ऑफ एन ओपन ट्यूब और लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो पाइप है, ओपन है, दोनों साइड से डायरेक्टली गिवन है, हमें लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। If the velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड, then the emitted frequencies are hertz। देखो अगर पाइप आपका दोनों साइड से ओपन है तो फ्रिक्वेंसी कैसे मिलती है, किस रेशियो से मिलती है, 1:2:3 इस तरीके से मिलती है, 1:3 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम एन को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी फ्रिक्वेंसी इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन क्या हो जाएगा, v/2l। ऑफकोर्स जो पाइप आपका दोनों साइड से ओपन है उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l। और अगर यही पाइप एक साइड से क्लोज होता है उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/4l। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप करी, डिवाइडेड बाय 2, लेंथ पुट अप किया, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर है। इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई किया, 10 टू पावर 2 ऊपर गया तो 100 आया, 25 इंटू 2 50। आगे आप इसे सॉल्व करोगे, 2 से कैंसिल आउट हुआ एंड 330 मल्टीप्लाई बाय 2 660 हर्ट्ज। तो जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है वो मिली 660 हर्ट्ज। 660 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 और यही 630 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2640। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। द क्वेश्चन इज गिवन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इज अ पाइप क्लोज एंड वन एंड इज 100 हर्ट्ज। तो देखो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है कि अगर आपका पाइप एक साइड से क्लोज है, अगर पाइप एक साइड से क्लोज है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/4l। और ये कितना गिवन है, 100 हर्ट्ज, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद ये बोला हुआ है इफ द सेम पाइप इज ओपन एट बोथ साइड्स। अगर वो पाइप दोनों साइड से ओपन है तो उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l। अब आपको वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको क्लोज एंड की फ्रिक्वेंसी गिवन है और आपको ओपन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। तो हमें बेसिकली चाहिए v/2l। अगर v/4l, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, v/4l 100 है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे v/2l। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों साइड पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, LHS में भी और RHS में भी। तो अगर आप यहाँ LHS में देखोगे तो 2 2 4, हमें क्या मिल गया, v/2l। और v/2l की वैल्यू क्या मिल गई, 200। तो इन दिस वे ट्रिकी वे से हमें कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। v/4l तो था, v/2l ही था, बिकॉज ऑफ कई बार फ्रीक्वेंसी से समझ ही नहीं आता कि अच्छा कैसे कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिकली होगा। अब हमें चाहिए ओपन एंड के लिए, तो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल तो होता नहीं है। तो 1n 2n 3n 4n फ्रीक्वेंसीज मिलेगी। First is 200, the second one is 400, then 600, then 800. Now solve the next question. The frequency of vibration of air column in a pipe closed at one end is n1 and that is of one closed at both ends is n2. देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें बता रखा है कि जो एक पाइप है जिसकी फ्रिक्वेंसी n1 है वो एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, एंड जो सेकंड पाइप जिसकी फ्रीक्वेंसी n2 है वो क्या है, दोनों साइड से क्लोज है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहे हैं कि व्हेन द बोथ पाइप्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ पीस क्लोज्ड एट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम। अब देखो आगे इसमें बहुत ट्रिकी वे से बोल रखा है कि अगर आपने दोनों पाइप को ज्वाइन कर दिया, अगर आप दोनों पाइप को ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे दोनों पाइप को लेते हैं कि एक पाइप क्लोज है एक पाइप ओपन है, सबसे पहले इसका केस लेते हैं। तो ये पाइप एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है, ओके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा v/4l और यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी v/4n, n है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है n है,
तो v/4n यही होगा। तो इसके लिए हमने लिख दिया 1/4n1। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन पे डायरेक्टली गिवन है कि जो पाइप एक साइड से क्लोज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, n1 है। तो n1 हमें मिला v/4n। तो लेंथ कितना हो गया यहाँ पे v/4n1। तो ये तो हमें मिला फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकंड केस के बारे में डिस्कस करें कि जहाँ पे हमारा पाइप दोनों साइड से क्लोज है, उस केस में फ्रीक्वेंसी n2 है और उस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/2l। और हमें लेंथ कितनी मिल गई v/2n2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से लेंथ कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी के थ्रू। अब इसने बोला है कि क्या किया, हमने इन दोनों लेंथ को ज्वाइंट कर दिया। भाई देखो फिर से सुनो इसे ध्यान से, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक पाइप लिया, ठीक है, जो एक साइड से क्लोज था, एंड देन हमने दूसरा पाइप लिया जो दोनों साइड से क्लोज था, और इसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। तो सबसे पहले उस केस में जो पाइप एक साइड से क्लोज था उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा v/4 है, एंड उससे वहां से लेंथ कैलकुलेट करी, क्या हो गई v/4n1। इसके बाद हमने सेकंड पाइप लिया जो दोनों साइड से क्लोज था, जो दोनों साइड से क्लोज था, एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ v/2l, एंड वहां से हमने लेंथ कैलकुलेट की v/2l2, क्योंकि हमने दोनों पाइप को ऐड किया है तो ऑफकोर्स लेंथ चेंज होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारी देखो पूरी लेंथ क्या हो गई, जब दोनों को ऐड करेंगे तो L1 प्लस L2। L1 कितनी है v/4n1 एंड L2 कितनी है v/2n2। ओके, दोनों को ऐड करते हैं, अब अपनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और ये भी गिवन है कि जब हम पाइप को दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो इस तरीके से ऐड करेंगे कि पाइप एक साइड से क्लोज रहे और एक साइड से ओपन रहे। ओके, तो v/4l फॉर्मूला हो गया, v/4 लेंथ क्या होगी v/4n1 प्लस v/2n2। इसको ऐड करेंगे तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ओके, 4n1 n2, तो यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 n2 ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 2n2 प्लस n1, क्योंकि v से v भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा n1 n2 अपॉन 2n2 प्लस n1। तो विच ऑप्शन इज राइट, तो नाउ यू कैन से ए ऑप्शन इज राइट, n1 n2 2n2 प्लस n1। तो केवल कैलकुलेशन पार्ट है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार आपको समझ आ जाएगा। इन अ पाइप ओपन एंड बोथ एंड्स n1 and n2 be the frequencies corresponding to vibrating length L1 and L2 respectively। तो इसमें क्या गिवन है कि आपने दो पाइप लिए हैं और दोनों पाइप क्या है, दोनों साइड से ओपन है। तो फर्स्ट द एंड करेक्शन इज, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंड करेक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ऑफकोर्स हमने ये एंड करेक्शन का डेरिवेशन कर भी रखा है, बट अगर आपने एंड करेक्शन का डेरिवेशन नहीं किया तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ v/2 L1 प्लस 2e। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ 2, L की जगह आ गया L2 प्लस 2e। ओके, यहाँ से फर्स्ट केस में वेलोसिटी क्या हो गई 2n1 L1, 4 यहाँ पे en1। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2e से तो 4en1 आ गया। सेकंड केस में मल्टीप्लाई करेंगे, v कैलकुलेट करेंगे तो 2n2 L2 प्लस 4en2, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद e वाली टर्म को साथ में लिया, n1 L1 वाली टर्म को साथ में लिया। यहाँ से 2 से 4 2 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप यहाँ से एंड करेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिला n2 L2 माइनस L1 L1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस केवल क्या है आपको फॉर्मूला लिखना था एंड देन इसके बाद इक्वेशन को इधर उधर पुट अप करना था। तो आज की क्लास में जितने भी मीडियम डिफिकल्टी लेवल के स्टेशनरी वेव के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने क्लास में फिनिश किए, एंड देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये पूरा फिनिश हो चुका है चैप्टर का। प्लीज गाइज प्रिपेयर वेल एंड थैंक्स फॉर यू गाइज। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली रियली अप्रिशिएट यू गाइज। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय ऑल।